हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पीवाईक्यूज मेंस के सारे इक्विलिब्रियम के ऊपर, है ना। लेट्स स्टार्ट इट। तो हम रिलेशन केपी केसी के आई के टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन सब के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेटेज, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वैसे 19 है जैसे हम चल रहे थे, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है, ये क्वेश्चन मेरे को खुद बताएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, खुद अच्छे से पढ़ लो, कुछ मैं भी पढ़ रहा हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, टेम्परेचर कांस्टेंट है केपी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 to NO2 is expressed by Kp equal 4x square P divided by 1 minus x square, where P is pressure, x is the extent of decomposition, यानी डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन है। Which one of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Kp increases with increase in P, Kp increases with increase in x, Kp increases with increase in x। दो बार लिख रखा है, डिक्रीज इन एक्स है, ठीक है। उसके बाद केपी रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन पी एंड एक्स। विच वन इज राइट ऑप्शन? और ये बिल्कुल सही ऑप्शन मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सर डी होगा ना, डी। सर डी। केपी सर टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट कृष्णा के अकॉर्डिंग ये डी होगा, बाकी के स्टूडेंट भाई यश बोल रहा है ए होने वाला है, ठीक है। और कोई? सारे ऑप्शन बता दो एक एक करके, ए बी सी डी, लास्ट में किसी एक बच्चे का तो सही होगा। सही है? सोचो भाई, पी को बढ़ाएंगे तो केपी, प्रेशर बढ़ेगा तो केपी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू इट, प्रेशर घटेगा तो केपी, मतलब प्रेशर बढ़े और एक्स बढ़ाएंगे, एक्स मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाएंगे तो भी केपी बढ़ जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के, रिएक्शन फिक्स है, इसका केपी बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। टेम्परेचर का फंक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फिर से सुन लो लाइन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो नीचे वाली लाइन, केपी रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन पी एंड एक्स, पी और एक्स को चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, केपी कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर लिख रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, समझ में आया ये सबको? कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मुझे सबका कंसेंट चाहिए, एक दो बच्चों का नहीं। आई वांट एवरीवन विल पार्टिसिपेट इन चैट बॉक्स और थम्स अप, कुछ तो करो भाई। बोल तो नहीं रहे हो आप लोग, है ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अब, जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन भाई, रीड करो और क्या समझ में आ रहा है बताओ। ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस और 2x, ये लिखना जरूरी है क्या हमारे लिए? मुझे ये बताइए। मुझे भी जरूरत नहीं है। नो सर, इसमें तो जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं है। और ये क्यों लिख रखा है? तो ये 1 माइनस एक्स क्यों लिखा हुआ है पहले तो मेरे को ये बताओ। 2x तो समझ में आता है, 1 माइनस एक्स क्यों है? मान लो कंसंट्रेशन 1 थी, है ना, तो कुछ x कम हो गई 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1 माइनस, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, है ना। ये क्या माना है इसने? कंसंट्रेशन माना है, प्रेशर माना? x क्या अभी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये प्रेशर माने ना। प्रेशर है, कंसंट्रेशन है यार। x तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। नो मोल जैसे तो मोल्स है, तो सर मोल्स है ना। नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना सर, हाँ, मोल है ना, मोल पर लीटर, तो उस हिसाब से मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। हाँ, तो फिर इसका ये तो बिल्कुल ही बेतुका हो गया। तो इससे क्या किया जा सकता है? देखो, इन्होंने लिखा मोल, N2O4 के मोल्स जो हैं वो कितने हैं? 1 माइनस एक्स आए। इक्विलिब्रियम के ऊपर बात कर रहे हैं हम, एट इक्विलिब्रियम। और एट इक्विलिब्रियम 2NO2 के मोल्स जो हैं वो कितने आए? वो आ रहे हैं 2x। 2x ये मोल हो गए, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, है ना, दैट इज मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर, अब उन्होंने लीटर के बारे में कुछ बोल रखा था क्या? यहाँ पे रिएक्शन के कुछ कंडीशनें दे रखी हैं नहीं सर, इसमें एटीएम यूज हुआ पार्शियल प्रेशर से निकालेंगे सर। पार्शियल प्रेशर यूज हुआ, है ना, प्रेशर यूज हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर के लिए क्या करें फिर? क्या ये मोल, इस मोल से टोटल टोटल मोल मोल से निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे ना कि कितनी मोल फ्रैक्शन होगी, उससे यस सर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना होगा भी? दोनों का टोटल कर दो, 2x 1 प्लस एक्स हो गया, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। अब आगे
सर P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रेशर अगर मैं होगा। मानूं कि टोटल प्रेशर, यहाँ टोटल प्रेशर अगर मैं मान लेता हूँ वो P है, तो अगर मैं इसको टोटल प्रेशर से P टोटल P T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गया भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ठीक है, N2O4। N2O4 का प्रेशर आ गया, ठीक है, प्रेशर ऑफ N2O4 पार्शियल प्रेशर मतलब अकेली गैस का। सेम एज इट इज मैं प्रेशर निकाल लूंगा 2NO2 का, तो इसका प्रेशर देखो कितना निकलेगा 2x है, यानी कि 2x 2x डिवाइड by में 1 टोटल 1 By प्लस 1 one. plus x। मल्टीप्लाई में PT, Yes, ठीक sir. है, ये क्या आ गया NO2 का पार्शियल Partial प्रेशर आ pressure. गया। अब मुझे क्या करना है, पार्शियल प्रेशर है तो मुझे पता है KP क्या होता है भाई, Product by reactant. प्रोडक्ट Partial pressure. रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट क्या है भाई NO2 ये वाला है, And Yes, sir. yes. 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x मल्टीप्लाई में पूरा- PT है, तो PT को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही है, और इसके डिवाइड में है तो मैं उसको घुमा दूं मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ठीक है, सर स्क्वायर भी तो होगा उसका। हाँ इसका स्क्वायर भी होगा भाई, यस यस राइट, दैट इज द पॉइंट। ये देखो ये 2, इसका 2 है इसका 1 है, ये मत भूल जाना, ये पावर बनेगा, और इसके मल्टीप्लाई में मैं इसको पलट के लगा रहा हूँ 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स, और PT किसके साथ था 1 माइनस एक्स के साथ था, है ना, क्लियर है यहाँ तक सबको। Yes, sir. तो इसको एक्सपेंड करो, KP को फाइंड कर रहे हैं हम, हालांकि इसमें कोई लेना देना है नहीं, बट इनकी भाई कंसंट्रेशन से भी आप KP को निकाल सकते हो, बस P की वैल्यू नहीं पता हमें टोटल प्रेशर की, अगर वो पता हो तो निकल जाएगा, है ना। तो देखिए अब क्या आ रहा है 2x, ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x square. मल्टीप्लाई में PT का स्क्वायर डिवाइड में आएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में 1 प्लस x आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस x, और मल्टीप्लाई में PT आ रहा है, तो PT के स्क्वायर से PT कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x के 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचा 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ रहा है PT, डिवाइड में क्या आ रहा है 1 minus x square. 1 प्लस x है 1 माइनस x है, एक्चुअल में बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a Sir, स्क्वायर 1 माइनस b minus x स्क्वायर, हाँ square हो जाएगा ना? 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल राइट राइट राइट, ठीक है ये आ जाएगा, क्लियर है भाई, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यस भगत जनों पता लगा, सब चुप हैं, यस सर। गुड इवनिंग बेटा, हाँ सबको समझ में आ गया क्या, एक ही बच्चा बोल रहा है ना, यस सर। कृष्णा फिर से बोल रहा, अरे आपकी मैंने सुन ली बेटा, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा, बाकी किसी को समझ में नहीं Sir, आया, आगे समझ. Sir, आ आगे गया समझ. ना, ये कल भी ऐसा ही सम था पता है, PT से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम मोल फ्रैक्शन को, तो वो पार्शियल प्रेशर आ जाता है, तो ये आपको अब याद होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसमें कोई यूज नहीं था इसका, लेकिन हमने वो बस फाइंड करके देखा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द टू रिएक्टेंट A एंड B आर मिक्स्ड टू गिव द प्रोडक्ट C, A और B है मिक्स कर दिए C बन गया, क्या एक रिएक्शन होगी C एंड D भी बन गया, एंड द रिएक्शन कोशेंट Q है, Q जो है रिएक्शन कोशेंट है, ठीक। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन A is 0, डिक्रीज विद टाइम, इंडिपेंडेंट टू टाइम, इंक्रीज विद टाइम, बताओ भाई क्या है ये क्वेश्चन, समझ में आया किसी को, तब भी होगा ना डिक्रीज Sir, विद टाइम। D. बाकियों के ओपिनियन ABCD कुछ तो लिख दो चैट बॉक्स में, क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो इक्विलिब्रियम पे तो होगा नहीं वो, तो 0 पे जब QC हो तभी इक्विलिब्रियम पे जाएगा, तो डिक्रीज होगी। क्यूसी क्या होता है इक्विलिब्रियम से, जब केसी के ऊपर किसी भी पॉइंट पे सर प्रोडक्ट केसी कंसंट्रेशन पहले क्यूसी की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है बड़ी होती है, पहले तो सर 0 होती है, शुरू में 0 0 है, start उसके बाद होती है। बढ़ेगी कि कम होएगी क्यूसी की वैल्यू, Sir, Yes. बढ़ेगी. प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्टेंट कम होगा, डेफिनेटली 0 से जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, देखो जरा इसको लॉजिकली करो, A प्लस B, यहाँ इक्विलिब्रियम आएगा डेफिनेटली C प्लस D, ठीक है, Yes. तो कह रहा है टू रिएक्टेंट है, रिएक्शन कोशेंट है Q, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की इनिशियल स्टेज के ऊपर Q की वैल्यू निकालनी है, तो भाई QC या Q क्या होता है, वही होता है सेम टू सेम C D रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट डिवाइड बाय A, तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन, हाँ तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है सर।
कोई बात नहीं, देखते हैं जरा, ध्यान दो पहले इस पे, ठीक है, उसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो ये क्या कह रहा है, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के शुरू में सी और डी की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी, 0 ओवरऑल आ जाएगा 0 शुरू के बाद। उसके बाद इसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उसने चेक किया, तो सी डी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, तो बढ़ेगी, Yes, equilibrium yes. आने के यस बाद सर। ये कम होने वाली है, Okay. तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, 0 से ज्यादा, Yes, sir. यस Yes, sir. है ना, तो Positive. क्यू सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए इनिशियल स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर वो 0 भी कह सकता है, इज 0, क्यों, अगर वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात कर रहा है तो 0 ही होगा, क्यू सी तो ऑब्वियस है, रिएक्शन क्वेश्चन। लेकिन अगर वो 0 के बाद मतलब टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम टी की बात करे, तो फिर वो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज विद इंक्रीज टाइम, विद टाइम, यस है Increase ना, होगी. इक्विलिब्रियम पर आके रुकेगी, तो डी हो सकता है या ए हो सकता है, डिक्रीज विद टाइम दोनों में क्यों नहीं? कंफ्यूजन हो रही है सर, हाँ ए और डी में। हाँ, A ए और और D. डी हो सकता है। अब आप लोगों को क्या लगता है, जरा ये मुझे बताओ, सर डी डी कह रहा है मतलब, ज्यादा कौन सा लगता है आपको ज्यादा, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये लोग आधा अधूरा टाइम छोड़ देते, आधी अधूरी बात छोड़ देते हैं क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पर इन्हें लिखना चाहिए था एट टाइम टी, लिखना चाहिए था ना, है ना, एट टाइम टी क्यू की वैल्यू, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, तो भी क्या हम उसे टी डिफॉल्ट में माने या ना माने, उसे 0 टाइम माने या ना, क्योंकि एट द इनिशियल स्टेज लिख दिया तो शुरुआत सर में ये हम, बात तो ऑलरेडी वैलिड हो गई थी, इंक्रीजेस विद टाइम, हाँ तो डी ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई सी एंड डी, देखो एट एज टाइम पासेस अमाउंट ऑफ सी एंड डी इंक्रीजेस, हेंस क्यू इंक्रीजेस, तो इसने डिफॉल्ट में मान लिया कि ये 0 टाइम की बात नहीं कर रहा है, समझ गए ना, ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। यस, क्लियर है बेटा सबको, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2H2 जो है वो NH3 बनाता है, 3H2 2NH3 बनाएगा, है ना, अमोनिया, इट विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। द वैल्यू ऑफ Kp इज, Kp की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ऑब्वियसली चेंज तो नहीं करेगा। व्हेन पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड एट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर को मेजर किया जा रहा है। द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Kc विद कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इज, देखो भाई रिवर्स क्वेश्चन है, बड़े आसान से, अभी अभी हमने जो प्रीवियस किया था ना, Kc से Kp निकाला था, यहाँ Kp से Kc निकालना है, सोल्व करने की कोई ये सर अप्रोच, टेस्ट में भी आया था, ये टेस्ट में भी आया था Sir, सर। D. सेम क्वेश्चन टेस्ट में आया था, क्या बात है, यस सर, सेम था सर। ये आया था। पर Yes, भी sir. याद होगा, है ना। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लो, हम लोग जो टेस्ट बनाते हैं अवंती के, उनमें मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आते हैं, इसीलिए आपको ये करवाए जा रहे हैं, आप खुद कर लो तो वो टेस्ट आसान हो जाएंगे। और किसी को अवंती के टेस्ट अगर कोई कर लेता है, हमारे अवंती के अगर सारे टेस्ट आप लोग जो हो चुका है उसके सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, उसके सॉल्यूशंस के साथ उसको समझ लें, उसको लिख लिख के कर लें, अगर ऐसा कर लिया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, समझ गए ना। आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट आसान हो जाएगा, मेंस आसान हो जाएगा, और ऐसे ही मेंस क्वालिफाई होता है, यानी प्रैक्टिस। अब ये इतने सारे लेसन है, केमिस्ट्री के अंदर कितने लेसन है पता है, 16 को लेसन है केमिस्ट्री में 11th में। अब वो सारे लेसन, उनके सारे PYQ एक दिन में तो नहीं हो सकते, अब आपको समझ में आ गया होगा, इतनी 11th तो आप पार कर चुके हैं। यस सर। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए हर रोज, काफी सारे क्वेश्चन धीरे धीरे, हर रोज एक दिन पास आउट करेंगे तो धीरे धीरे पूरा साल निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा तैयारी कब करें। और हर रोज एक दिन अगर आप 4.5 घंटे बैठ कर लिख कर क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लेंगे, हर रोज एक दिन, जो क्वेश्चन सोल्व नहीं है तो उसे छोड़ दो, जो हो रहा है उसे करो, कम से कम अपना टाइम वेस्ट मत करो, उनको मार्क लगाते जो नहीं हो रहे, और छोड़ने की आदत डालो, अपने आप को समझाओ कि इंट्रोडक्शन से नहीं पढ़ना, पहला पेज इंट्रोडक्शन ये वो फलाना ढिमकड़ा ये पढ़ते रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना। तो आसानी से हो जाएगा, हर रोज पढ़े 2 साल तो, और नहीं पढ़ेंगे तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे आसानी से, वो भी होने ही है। तो देखो भाई Kp की वैल्यू दे रखी इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, Kp की वैल्यू दे रखी है। व्हेन द पार्शियल प्रेशर मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर द कोरस्पॉन्डिंग Kc वैल्यू, मोल पर लीटर में Kc की वैल्यू आपको बतानी है। तो बताइए Kc की वैल्यू कैसे आने वाली है, कोई बताएगा मुझे कैसे शुरू करेंगे सर? Sir, Kp is equals to Kc. पहले रिएक्शन को कुछ ऐसे ना लिखें, 3H2 और इसके अंदर 2NH3, ठीक है, रिएक्शन लिख ली। हमें ये तो पता है, चलो आपकी बात मान लेते हैं, Kp इक्वल क्या होता है, Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng फॉर गैस, Yes, sir. है ना, सारे गैस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, ये 2 मोल, ये 3 मोल और ये 1 मोल, तो 4 मोल में से 2 मोल में से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो माइनस का 2 आएगा डेल्टा Ng, -2 है ना। Kp की वैल्यू उसने दे रखी, मैंने Kp भर दिया 1.44,
मल्टीप्लाई में 10⁻⁵ और केसी तो निकालना ही है, ठीक है। और आर और टी टेम्परेचर उसने दे रखा है, आर की वैल्यू में पता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, है ना। बताओ आर कितना भरूं, टी कितना आएगा, 500 केल्विन है तो 273 जोड़ दो 700, 773 केल्विन, ठीक है। ये आ गया टेम्परेचर। मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू बताओ भी क्या होने वाली है सर एटीएम वाली 0.0821। 0.0821, ठीक है। और क्या है, पावर इसकी -2। यस, क्लियर है। यस सर। तो केसी की वैल्यू निकाल लो, केसी की वैल्यू क्या आएगी 1.44। सर ऑप्शन बी आंसर आएगा सर। 1.44 मल्टीप्लाई में 10⁻⁵ डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, ये चीज डिवाइड में आएगी 773 मल्टीप्लाई में 0.0821, इसका -2 ऊपर ले जाओ +2 आ जाएगी, बात एक ही है ना। तो भाई कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन डी। ठीक है। हाँ भाई सबको समझ में आ गया ये, सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है, आसान था। सॉल्यूशन आपके सामने, केपी डेल्टा एन आर टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x इक्वल वाई इक्वल x3 और y बन रहा है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन ही याद रखना, वही यूज होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। बैलेंस्ड और रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट जरूर लगाना जब भी फॉर्मूला लगाओ। द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, बताओ भाई। सर ए। ए, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों से अफेक्ट होता है किसका अमाउंट, x3y का। प्रेशर बढ़ाओगे, गैस है ऑब्वियस, सारे गैस है, तो प्रेशर बढ़ाओगे कम करोगे तो अफेक्ट होगा भाई, बिल्कुल प्रोडक्ट रिएक्टेंट कम ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, ये तो सही है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर भी होता है क्या, प्रेशर ओनली भी तो हो सकता था, टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होने वाला, सर वो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा ना, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चेंज हो जाएगी? सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी चेंज होती है क्या टेम्परेचर बदलने से? अच्छा जो कांस्टेंट चेंज यस होगा सर। तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, ये दिमाग में ध्यान रखना, कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है तभी तो के की वैल्यू चेंज हो रही है, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से होगा, बिल्कुल ठीक है। ए बी टेम्परेचर ओनली, सी प्रेशर ओनली, नहीं ये दोनों तो नहीं है। डी एक और कह रहा है भाई, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, तो क्या कैटलिस्ट भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बदल सकता है? सर वो रेट वो तो रेट बढ़ाएगा सिर्फ। रेट बढ़ाएगा। रिएक्शन तेज फास्ट कर देगा ना। रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, प्रोडक्ट भी जल्दी बनाएगा, रिएक्टेंट फिर से जल्दी बनाएगा, वो बस जल्दबाजी करता है, ठीक है। वो करता कुछ नहीं है, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड कर देता है उसी प्रोसेस को। मतलब आप ऐसे समझ लिए कैटलिस्ट क्या काम करता है कि आपको हाईवे से, गाड़ी से आपके किसी रिलेटिव के घर जाना है, ठीक है। तो आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाके आप वापस आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आप रिलेटिव के पास 5 मिनट रुकना है आपको, तो आप चाहे गाड़ी से जाइए, चाहे साइकिल से जाइए, है ना, चाहे पैदल जाइए, 5 किलोमीटर जाना आपको, तो पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे, लेकिन आपको रिलेटिव के घर तो 5 ही मिनट रुकना। सोचिए कि उनको कोई सामान पकड़ा के आना है ना, तो पकड़ा है और सीधा वापस घर आ गए, तो आपका टाइम जो बीच का टाइम कम लग रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट था आपका वो आपने डिलीवर उसी टाइम पर किया, उतना ही टाइम लगाया वहां, है ना। रिएक्टेंट भी आप अपने वापस घर आ गए, तो रास्ते में जो टाइम लगता है उसको कम कर देता है कैटलिस्ट, रिएक्शन को जल्दी पहुंचा देता है आपको। अगर आप बाइक लेके जाते हैं या गाड़ी लेके जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन जो पहुंचाना वो तो वही पहुंचेगा। यस, क्लियर है सबको? तो कैटलिस्ट जो है कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप गाड़ी से जाएं तो आप अपने प्रोडक्ट, मान लीजिए अपने किसी रिलेटिव को कुछ सामान, कोई नोटबुक पकड़ा के आ रहे हैं, सोचिए कि बुक या बुक कोई दे के आ रहे हैं, भी ये बुक है आपकी, ये रख लो, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, बुक पड़ोसी रख रहा, आपका रिलेटिव रख रहा है, तो अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो क्या एक बुक की जगह 10 बुक लेके जाएंगे? नो सर, एक ही साइकिल से लगेगा। जा रहे हैं तो बोला, साइकिल से जा रहे हैं तो 1.5, अगर पैदल जाएंगे तो एक बुक लेके जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि बुक सिर्फ एक ही पहुंचानी है, जल्दी पहुंचाइए लेट पहुंचाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैटलिस्ट उसको जल्दी या लेट, यानी कैटलिस्ट गाड़ी दे देगा आपको बस, और कुछ नहीं करा। वो टेम्परेचर प्रेशर विल चेंज द इक्विलिब्रियम, तो ये टेम्परेचर प्रेशर पर कांस्टेंट पर होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, इस रिएक्शन को पढ़ो भी। आज के क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे ना, आसान ही क्वेश्चन आज में, थ्योरेटिकल बेस्ड है।
और द रिएक्शन CO प्लस H2O। देखो किसी दिन क्वेश्चन मुश्किल आए, आपको 5-6 क्वेश्चन में 3-4 पहले दिन 3 क्वेश्चन मुश्किल थे, मैंने आपको बताया था। दूसरे दिन ठीक ठाक से एवरेज क्वेश्चन थे, तीसरे दिन बिल्कुल आसान आ गए। हो सकता है पहले दिन आसान आए, दूसरे दिन मुश्किल आए, तीसरे दिन आसान आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। वो तो डिपेंड करता है कौन से ईयर में क्या आया था। बट एटलीस्ट पहले दिन से देख कर यूं नहीं घबराना कि भाई ये तो सारे ऐसे ही, आगे तो और भी मुश्किल आएंगे, ऐसा नहीं है। सबका लेवल एक जैसा है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। सर इसका ऑप्शन डी है बस। इसका ऑप्शन डी है, रितेश भी डी बोल रहा है। बाकी के स्टूडेंट भाई, माधव भी डी। सोच समझ के बोलिए, गलत भी हो सकता है डी, कहीं आप लोग समझदार सर ज्यादा इसमें बन जाए। सीओ लिख रखा है ना, क्या? सीओ लिख रखा है ना सर, फिर तो कोई भी नहीं होगा। सी होगा ना इसका, ऑप्शन सी। अरे मैं वो पढ़ तो लो। उस नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है उसमें, दोनों तरफ ना। ये रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यस द सी, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ डी होगा कार्बन ना। डाइऑक्साइड कैन बी इंक्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करना चाहते हो, एडिंग सुटेबल कैटलिस्ट, उससे तो नहीं होगा। एडिंग इनर्ट गैस, उससे भी नहीं होने वाला। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज करने पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा? कुछ भी नहीं होगा सर, नो तो सर। मोनोऑक्साइड है नंबर सर। ऑफ मोल दोनों तरफ सेम है, डिक्रीज या यस सर, इंक्रीज कर दें। कुछ नहीं। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट अगर बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, वो इस इफेक्ट को अनइफेक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये यस बढ़ गया ना, तो ये भी बढ़ेगा, फिर ये इधर चलने लग जाएगी रिएक्शन। यस, ली चैटलियर प्रिंसिपल, डी इज द राइट ऑप्शन। सर अगर डेल्टा एन जी मतलब जीरो नहीं होता तो वॉल्यूम के लिए कैसे देखते? क्या क्या, सॉरी सॉरी। सर अगर डेल्टा एन जी जैसे इसमें जीरो है, अगर वो जीरो नहीं होता तो वॉल्यूम के लिए कैसे देखते? अच्छा, वो जीरो ना होता तो देखो, एडिंग द सुटेबल, एडिंग द इनर्ट गैस, वॉल्यूम, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर क्या बनेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, पहली बात। अब प्रेशर बढ़ेगा तो देखो, मान लो कि यहाँ पर ये 2 मोल है, तो टोटल मोल कितने हो गए, 3 मोल हो गए। यस। यस सर। यस अब सर। इस तरफ है 3 मोल टोटल, और इस तरफ कितने, इस तरफ 2 मोल है। अब आपने क्या किया कि वॉल्यूम कम कर दिया, कंटेनर का वॉल्यूम, मान लीजिए यहाँ पिस्टन लगा रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम कम कैसे होगा, आपने पिस्टन को नीचे दबा दिया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होगा तो देखो बेटा, असर किस पे पड़ेगा प्रेशर का, ये सोचने वाली बात है। 3 मोल वाली जगह पर असर ज्यादा पड़ेगा या 2 मोल वाली जगह पर? 3 मोल वाली तीन पे। मोल वाली। 3 मोल, जो ज्यादा अमाउंट है उसी पे प्रेशर ज्यादा असर डालेगा ना, जो कम अमाउंट में उस पर प्रेशर भी कम पड़ेगा। तो भाई इसलिए 3 मोल पर ज्यादा असर पड़ेगा, तो 3 मोल रिवर्स में जाएगा, फिर रिएक्टेंट बनना शुरू हो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। बैकवर्ड। यस, राइट, क्लियर है बेटा? यस सर। ऐसा होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नहीं, ये तो सॉल्यूशन है। एडिंग द रिएक्टेंट विल फॉरवर्ड डायरेक्शन रीस्टोर द इक्विलिब्रियम, देयरफॉर CO विल बी इंक्रीज द। ठीक है, ये भाई रीजन दिखा रखा है। नेक्स्ट देखिए, 1 mole of N2O4 at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmosphere. एटमोस्फेयर प्रेशर है 1 एटमोस्फेयर, प्रेशर देर का ध्यान रख लेना, तो टोटल प्रेशर 1 एटमोस्फेयर ही रहेगा। 1 मोल N2O4 गैस लिया था हमने, ठीक है, प्रेशर बढ़ सकता है, सॉरी, टोटल प्रेशर 1 मोल नहीं रहेगा, 1 एटमोस्फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोज कंटेनर है। 300 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर 300 ये फिक्स्ड है। हीटेड 600 केल्विन, नहीं भाई फिक्स नहीं है, ये भी बदल दिया। When 20% by mass N2O2 decompose to NO2, the resultant pressure is, अब रिजल्टेंट प्रेशर बताना है। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट सोचो। समझ में आया बेटा किसी को? किसी को समझ में नहीं आया क्या? क्या ऑप्शन डी है क्या इसका, 1 atm?
सोल्व कैसे होगा? आई एम आस्किंग द अप्रोच। अप्रोच बताइए, ऑप्शन क्या है वो बाद में देखेंगे। क्या पूछ रहेगा? रिजल्टेंट प्रेशर इज, रिजल्टेंट प्रेशर पूछा है। सर पहले तो सर वॉल्यूम निकाल दें कंटेनर का, कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें रखे हुए हैं ना, सर टेम्परेचर तो अलग हो रहा है, वॉल्यूम कैसे निकलेगी? वॉल्यूम तो दे नहीं रखी है कुछ, दे तो रखी है 1 मोल, वो 1 तो मोल है मोल है टेम्परेचर वो। और प्रेशर भी है। वॉल्यूम दे रहेगा भाई, यस सर, वॉल्यूम दे रहेगा कहाँ पे है? नहीं दे रखा ना सर, निकालना है। नहीं दे रहेगा। तो वॉल्यूम पीवी निकाल के क्या करोगे? पीवी करके एनआरटी यूज कर दो, टीवी को एनआरटी। एनबी है सर, टीबी और पीवी है, तो उससे वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगी। देखो ये दे रखा टेम्परेचर यार, ठीक है, क्लोज इन कंडक्ट, ये प्रेशर दे रखा 1 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है ना, 1 मोल दे रखा है, ये एन दे रखा है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल एन आर टी। आर टी तो पता ही है, वैसे हम उसको आइडियल गैस ही मान के करेंगे, है ना। पीवी तो प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है, एन आर टी ये भी पता है, निकाल लो। इसके बाद दूसरा देखो, इट इज हीटेड, टेम्परेचर दे दिया 20% बाय मास, और ये डिकम्पोज होता है सर अब 20% बाय कंसंट्रेशन निकालनी है, तो सर वॉल्यूम पता चल गया है, तो गैसेस के कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके फिर कंसंट्रेशन निकाल दें। दूसरे में यस सर, P2V2 सपोज दैट, और इक्वल होगा nRT, NR और T2। तो P2 कितना है अपना, प्रेशर कहाँ से पता लगेगा? सर नंबर ऑफ मोल्स भी तो चेंज हो जाएंगे, तो वॉल्यूम सेम हाँ, रहेगा, लेकिन मोल्स चेंज हो वॉल्यूम जाएंगे, सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा। कंटेनर क्लोज्ड कंटेनर है, तो V2 जो है वही V है, एक्चुअल में वो V ही है, नंबर ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे, ये N2 हो जाएगा। यस सर, फिर P2 प्रेशर, प्रेशर भी चेंज होगा सर। प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम हमें पता है, N2 चेंज होगा, R और T2, T2 हमें पता है, तो N2, तो दो चीजें चेंज हो रही हैं यार, प्रेशर चेंज हो रहा है और N2 चेंज हो रहा है, कैसे पता लगेगा फिर? सर एंड तो निकाल देंगे हम, उसके लिए कंडीशन दे रखी है। N2 कैसे ले निकालेंगे? हाँ ये निकल जाएगा भाई, 20% बाय मास, ये डिकम्पोज हो गया, 20% बाय मास इट इज डिकम्पोज्ड, तो कितना बचेगा? 1 मोल था, फाइंड करो कितना बचेगा भाई, N2O4। नाइट्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास? 14 प्लस 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई में 4, कितना आया भाई? 28 जमा में 16 चौके 64, कितना आया? 8 4 12, 6 और 2 8, और 2 6 और 2 8 और 1 9, 92 ग्राम पर मोल, मोलर मास। ये 1 मोल दे रखी है, इसका मतलब 92 ग्राम दे रखा है, इस 92 ग्राम का 20% जो है मास, वो क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। निकालो 20% कितना निकलेगा, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 92, 92 का 20% निकल जाएगा, 10 से ये 0 कट गया, 20 से कितना आया? 2 दूना 4, 9 दूना 18, डिवाइड में 10, ये आ गया 18.4 ग्राम। 18.4 ग्राम क्या हुआ? व्हेन डिकम्पोज हो गया, माइनस कर दो, तो 18.4 ग्राम को माइनस करें 92 में से, 92.0, और ये 18.4, कितना बचेगा? 6, 11 में से 3, 8 में से 1 गया 7, 73.6 ग्राम, ये रह गया N2O4। तो भी इसके ग्राम तो आ गए, अमाउंट तो आ गया, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो, है ना। 0.8 के आसपास आएगा। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मोल्स हैं इसके, N2O4 के निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास कितना? 92, कितना आ रहा है? 0.8 के आसपास है कहना शायद। 0.8, अरे सही है क्या ये? 6 डिवाइडेड बाय 92, हाँ 0.8 ही आ रहा है बेटा, ठीक है 0.8 आ रहा है भाई, ये इतना मोल आ गया, हमने मोल निकाल लिए, ठीक है, इसके ये वाले N2 की वैल्यू निकाल ली, R की वैल्यू हमें पता ही कांस्टेंट, ये N2 का निकाल दिया 0.8, R को अभी R तो उसकी भी निकाल लेना सर, क्या? NO2 की नंबर ऑफ मोल्स।
उसको भी सम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, रुकिए एक बार, इसे तो भर लें। ठीक है, हाँ सही बात है, दोनों का टोटल बनेगा यार। ठीक है, तो देखो फिर NO2 मोल, अब NO2 के मोल कितना बनेंगे भाई, 20% वो डिकम्पोज हो गया, तो इतने ग्राम कम हो 0.2 गया, कितने, 18.4 ग्राम कम हो गया ना। यस सर। तो 18.4 ग्राम क्या बनना चाहिए, N2O4 जो है वो लेफ्ट राइट करेंगे, इक्विलिब्रियम बनेगा, कुछ NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। 0.4 मोल आ जाएगी उसके। तो 2 दूना 4, 2 4, कितना आएगा, 0.4 मोल। यस सर। तो इसका गिवन पहले NO2 का मोलर मास निकालिए, हम पूरी प्रोसेस तो कर लें यार। 14 प्लस 16 दूना 32, कितना बनेगा ये, 4 और 2 6, 46 46 46 ग्राम पर मोल। और इसके हमारे पास ग्राम कितने हैं, जितना ये डिकम्पोज वो उतने ही ग्राम बनेंगे ना, ग्राम तो 18. कम नहीं होने वाले, 18.4 है। ठीक है, तो इसका गिवन मास 18.4 डिवाइड बाय मोलर मास 46 ग्राम, कितना आ जाएगा भाई नंबर ऑफ मोल, सो 0.4। 0.4 मोल। ठीक है, यस 0.4 मोल तो इसके हो गए, N2O4 और N2O4 के कितने थे, 0.8, कितना हो 1.2 गया 1.2, 1.2 आ गया नंबर ऑफ मोल्स। देखो उसका 1 मोल था और ये 1.2 मोल हो गया, टोटल दोनों गैसेस का। मल्टीप्लाई में R आएगा, मल्टीप्लाई में R, मल्टीप्लाई में T2, टेम्परेचर 2 कितना है, 600 केल्विन, 600 इक्वल आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्लोज्ड कंटेनर है तो V तो V रहने वाला है। और P2, P2 क्या है निकालना है, यही हमारे असली वैल्यू ना, इसको निकालना है। तो भाई हमारे पास अब इक्वेशन आती है, P2 इक्वल आएगा N2 की वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाई में R, मल्टीप्लाई में R, मल्टीप्लाई में 600, डिवाइड में क्या आ जाएगा V। यस सर। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये थी P इंटू V। इसका प्रेशर कितना था भाई, 1 atm। सबसे शुरू में 1 atm था, तो ये Yes. प्रेशर था 1 atm। वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम 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 फिक्स था, वॉल्यूम वॉल्यूम था। N कितना था, 1 मोल था। R कितना, R को R रहने दो। T कितना था, 300 केल्विन। ठीक है, तो इससे कुछ निकलेगा क्या, V V की वैल्यू निकल जाएगी। Yes. तो V इक्वल क्या आ गया, R इंटू 300। Yes. ठीक है, ये आ गया R इंटू 300। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, यस सर। तो R इंटू इस V की जगह पर R इंटू 300 भर दो, आपके P2 की वैल्यू आ गई। P2 इक्वल 1.2 इंटू R इंटू 600 डिवाइडेड बाय R इंटू 300। तो भाई 600 300 को मल्टीपल डिवाइड करेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, तो ये 2.4 आ गया। यस ATM। समझ में आया क्वेश्चन, सर एक चीज समझ में नहीं आई इसमें, बोलो। इसमें सर इक्विलिब्रियम का यूज है। ये प्योरली पीवी इक्वल एनआरटी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम नाम की इसमें कोई चीज नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम हमें ये लगेगा कि दो गैसेस इक्विलिब्रियम में है, वो 20% डिकम्पोज होने के बाद, तो हम इक्विलिब्रियम के सिर्फ नाम को यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, सर इसको पैर से धोखा भी कहा जाता है। बेटा ऐसा ही है, ये धोखा नहीं है, असलियत में आपकी ये एबिलिटी है। आप एक माइंडसेट के साथ चलते हो कि हम सिर्फ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ और लीग से हटकर क्वेश्चन आ गया। ये वो चीज मैं कह रहा था कि अगर आप हर रोज एक क्वेश्चन भी मोल कॉन्सेप्ट का करते हैं, एक क्वेश्चन किसी दूसरे लेसन में करते हैं, हर रोज करते हैं लेकिन डिफरेंट क्वेश्चंस, आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले अपने आप रिवाइज हो जाते हैं। जब हम अपने पापा को रोज देखते हैं ना, उनका नाम कभी नहीं लेते, लेकिन उनका नाम जो अपने पापा का हमारे माइंड में रिवाइज होता है रोज, हमें पता ही नहीं, हम कभी भूलते ही नहीं है पापा का नाम, जबकि हम ले भी नहीं रहे। और आपको क्या लगता है, आपके घर में कौन आपके पापा का नाम लेता होगा, आपके मम्मी, वो भी नहीं लेते होंगे, या छोटे बड़े भाई बहन भी नहीं लेते होंगे। ज्यादा ज्यादा अगर उनके ब्रदर हैं या पापा मम्मी हैं उनके, वो भी बेटा कहकर बोलते हैं, ब्रदर शायद ही नाम लेते हो। और रेयरली ऐसा होता है कि हम बहुत कंबाइंड फैमिली में हैं तो हमारे पापा का नाम हमें सुनने को मिलता है, वरना सुनने को मिलता ही नहीं है। तो अगर हमें पापा का नाम सुनने को नहीं मिल रहा, फिर भी याद कैसे रहता है, क्योंकि वो सामने रोज दिखाई देते हैं, और रोज दिखाई दे रहे तो हमें रिवाइज हो रहे हैं। इसी तरह से रोज एक क्वेश्चन भी करोगे तो आपको रिवाइज होगा, वो लेसन आप +2 तक नहीं भूलोगे, 12th क्लास तक नहीं भूलोगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसलिए अगर कोई लेसन आप भूल जा रहे हो, इसका मतलब हमने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, उसको बिल्कुल जीरो कर दोगे तो वो लीक से हट जाएगा। लेकिन अगर उसे जीरो नहीं कर रहे, आप उसे याद रख रहे हैं, डेफिनेटली आपका भला होगा, डेफिनेटली आप उसे याद रख पाएंगे। डेली एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, यहाँ मोल का कुछ आ गया, सॉल्व हो गया, मजा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, यस Yes, sir. क्लियर है सबको।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अप्रोच दोबारा कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहले क्या करेंगे, चलो मैं इसको थोड़ा प्रीसाइज कर देता हूँ। पीवी इक्वल एनआरटी हमारा ये पहला स्टेप है, ये है पहला स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, P2, ये रहा, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड है। ये इसके बाद में ये भी सेकंड ही है, ठीक है। इसको हम थर्ड लिख देते हैं, चलो थर्ड, ये सेकंड के बाद मतलब इसके बाद ये होने वाला है। इसके बाद हमने इसके अलावा हमने क्या किया, ये देखिए नंबर ऑफ मोल निकाले थे किसके, NO2 के नंबर ऑफ मोल, NO2 के मोल, ठीक है। कैसे निकाले, 20% के हिसाब से निकाले, ये 20% वाला है ना, ये 20% यहाँ पर यूज हो रहा है इतना। ये ग्राम किसके आगे, NO2 के आगे, NO2 के ग्राम आगे, NO2 के मोल आगे। फिर उसके बाद में ग्राम, ये कितना बचा 73, ये कहाँ निकाला था हमने, ये रहा। ये क्या आ रहा है, N2O4 के ग्राम आगे, और N2O4 के मोल निकालेंगे तो कितने निकलेंगे, 0.4, 0.8, ये 0.8 मोल आ गए। टोटल मोल कितने हो गए, ये 1.2 जो है ये टोटल मोल है, टोटल मोल। ठीक है भाई, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, हमने टुकड़ों में क्वेश्चन को किया था, बाद में अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 स्टेप आपको समझ में आए कि पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये। क्लियर है बेटा? फर्स्ट स्टेप, यस सर। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, है ना, ऐसे करके, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो इन्होंने सीधा सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा रखा है, इन्होंने कैसे किया, अब कोई इसकी अप्रोच बताएगा? 300 पर 1 एटमॉस्फेयर था और 600 पर 2 माइनस 0.4, और ये 80, और ये टोटल प्रेशर। अब बताओ भाई ये कैसे हुआ? इन्होंने तो अप्रोच ही बदल दी। ऐसे सर इन्होंने क्या कहते हैं, वॉल्यूम हाँ, कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो टेम्परेचर 2 टाइम्स होगा तो प्रेशर भी 2 टाइम्स। डबल हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रखा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर, टेम्परेचर डबल किया तो प्रेशर भी डबल हो गया। तो 1 एटमॉस्फेयर था पहले, क्या था प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर, तो N2O4 का प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर हो गया डायरेक्टली। 1 का 2 होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने पर, बट बाद में क्या हुआ, उसका 20% जो है वो टूट गया। तो 2 का 20% कितना होता है, 0.4, तो 0.4 कम हो गया। ठीक है, तो 2 था, 2 में से 0.4 कम हो गया, कितना बना, तो ये अगर 2 से 0.4 कम हो रहा है, ये डबल है उसका, है ना। तो अगर ये 0.4 कम हो रहा है, 20% है, ये 20%। ठीक है, ये x की वैल्यू यूं लगा लो, 2.0 माइनस x, और इधर क्या आएगा 2x। समझ में आ गया भाई? ये क्लियर है? इन्होंने x मान लिया कि 1 एटमॉस्फेयर था, वो तो एट 300 पर था, बाद में इक्विलिब्रियम तो रहेगा ये एस्टेब्लिश, तो ये 1 का 2 हो गया, कहां से आया, क्योंकि टेम्परेचर डबल कर दिया, और उसके बाद में x माइनस हो गया उसमें से, और ये 2x हो गया। तो x उसने बोला 20% है, x यहाँ पर 20% है, तो 20% माइनस हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियस है इधर डबल होगा 80%। अब सबको जोड़ दिया उसने, सीधा प्रेशर आ गया। देखो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको, वैसे ये सही है, आसान है, हमने मोल से भी निकाल लिया इसको, है ना। फालतू में मोल का लफड़ा डाल के हमने मोल से भी इसको सोल्व कर लिया, इक्विलिब्रियम से भी ऐसे सोल्व हो सकता है, बट यहाँ पर भी वो मोल वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा। पीवी एनआरटी के हिसाब से ही इसने डबल टेम्परेचर करने पर प्रेशर को डबल कर दिया। अब हमारे दिमाग में पता क्या था, सर इसका प्रेशर डबल हो गया, ये एक कंफ्यूजन है, इसका प्रेशर डबल हो गया, ठीक है, बट इसका प्रेशर डबल होने के बाद में ये टूट गया 20%, ठीक है, बाद में टूट गया, तो इसका प्रेशर तो डबल से थोड़ा कम हो गया, 20% टूटा मतलब इतना टूट गया, इतना टूटा, तो इसका प्रेशर थोड़ा सा इतना कम हो गया। तो 2 माइनस 0.4 कितना होता है भाई, 1.6। तो एक्चुअल में N2O4 का प्रेशर जो 1.6 रह गया, ये 1.6 है, और इसका प्रेशर कितना टूटता है, वो 20% टूटता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका ये डबल बनते हैं उसके नंबर ऑफ मोल, 20 के डबल बन रहे हैं, तो इसीलिए ये जितना टूटा ये उसका डबल इंक्रीज होगा, तो ये इसलिए 80 इंक्रीज हो गया, ये 2x है। और इस तरह से जब इनको टोटल जोड़ेंगे तो 1.6 में 8 जोड़ेंगे तो 2.4 ही बनेगा। ऐसे करके इसे सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर इसमें कोई गलती हुई हल्की सी भी,
और आपने किसी को कम ज्यादा सोच लिया अपनी तरफ से, ये डबल हो गया तो ये तो टोटल प्रेशर ही हमारा डबल ही हो गया, बात ही खत्म, फिर तो 2 लगा दो सीधा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो गड़बड़ हो जाएगी। Yes, sir. और ये क्लियर है? तो ध्यान से कीजिएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के थ्रू, मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो देखो भाई, हमने यहाँ पर कोई और ही कॉन्सेप्ट लगा दिया, यहाँ कुछ और ही कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, बात एक ही है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट सबको आने चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको बताना है, बताओ भाई कौन सा? कैसे पता लगेगा कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है? PbNO3 के साथ में NaI के साथ में PbI2 और NaNO3 बनाती है। अब ध्यान देना, इसमें देखने वाली बात, एक्वस एक्वस सॉलिड एक्वस, PbI2 सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, एक्वस एक्वस सॉलिड एक्वस, AgCl भी सॉलिड है। सॉलिड अलग हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ही नहीं होता सॉलिड के बीच में, वो सॉल्यूशन से ही अलग हो गया। तीसरा देखिए, सोडियम सॉलिड है, वाटर के साथ NaOH और H2 बनाएगा गैस, तो सॉलिड तो या तो घुल जाएगा या खत्म, तो ये भी रिवर्सिबल तो नहीं हो सकती है ना। नेक्स्ट लास्ट वाला, फोर्थ होएगी हाँ फोर्थ, सर, यस फोर्थ होएगी। यस राइट बेटा, है ना। तो यानी या तो सारी गैस हो या सारे लिक्विड हो, लिक्विड फॉर्म में हो, कोई भी एक सॉलिड आ गया तो भाई वो रिएक्शन वो नहीं हो सकती है, ठीक है। क्लियर है सबको? डी मस्ट बी द राइट आंसर। क्या इन्होंने दे रखा है? 8 वन प्रोडक्ट इज आइदर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट गैस और ए गैस दैट ड्राइव्स द रिएक्शन कंटीन्यूअसली टू राइट अलाउ द इक्विलिब्रियम टू फॉलो द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये सारे एक्वस वाली होगी बस, ठीक है, बकवास सी कर रखी, पता नहीं इसका मीनिंग क्या है। आप लोगों को मतलब समझ में आ गया ना, उसका कोई मतलब समझ से पार था वो क्या कह रहा था। सीधी बात, सारे गैस हो तब भी हो सकता है, लेकिन अगर गैस हवा में उड़ जाए ओपन कंटेनर हो तब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है? प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन ए वेसल, अमोनिया है एक वेसल में, मतलब क्लोज कर दी, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, एट ए टेम्परेचर वेयर इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इज एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल मतलब काफी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अब बताइए जरा, N2 और H2 अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया को प्लेस कर दिया एक वेसल में सीधा सीधा, Kp डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर, प्रेशर के साथ Kp चेंज नहीं होगा, अल्फा डज नॉट चेंज विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर अल्फा चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन अमोनिया डज नॉट चेंज विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर अमोनिया की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन राइट है? सर ऑप्शन ए। सी होगा ना सर? नहीं सर, सी होगा, बी, सॉरी बी, बी बी होगा, नहीं, बी भी नहीं सर, तो सारे सारे बता दो कोई ना। और कौन सर सा? मल्टी करेक्ट है क्या ये? मल्टी सोचो करेक्ट है सर ये? सोचो सोचो मल्टी आप करेक्ट लग रहा है सर ये। लग रहा है तो मल्टी करेक्ट में मल्टी करेक्ट के आंसर दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दे दो, मैं देखता हूँ फिर क्या है। सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या कहता है? Kp डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर, प्रेशर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा, तो सर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अल्फा ए होगा एप्रिशिएबल, सर, अल्फा ए होगा एप्रिशिएबल ए होगा, मतलब Kp चेंज नहीं हो रहा सर प्रेशर के साथ। सिग्निफिकेंटली लिखा है ना सर, हाँ सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा क्या? तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए ना सर प्रेशर के क्यों? साथ। सर केपी तो बस टेम्परेचर का फंक्शन है ना। टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है, तो डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर, तो सिग्निफिकेंटली का क्या मतलब है यार? मतलब प्रेशर को बदलेंगे तो Kp तो वैसे चेंज नहीं होता, सिग्निफिकेंटली मतलब कोई खास चेंज नहीं होता, मतलब चेंज होता है बट खास चेंज नहीं होता, ऐसा कह रहा है। चलो अगला देखते हैं, अल्फा डज नॉट चेंज विद प्रेशर, अल्फा प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगा, डिग्री वो ऑफ सर चेंज डिसोसिएशन होगा। वो तो चेंज होता है कि नहीं होता? यस सर, चेंज होगा। अल्फा तो चेंज होता है, ये तो गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डज नॉट चेंज विद प्रेशर, प्रेशर के साथ अमोनिया की कंसंट्रेशन चेंज होगी कि नहीं होगी? ये तो। जी सर। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है नाइट्रोजन के मुकाबले। अब ये बताओ जरा, ये कैसे पता लगेगा कि राइट है कि रॉन्ग है? सर कंटेनर सेम होगा उनका, तो नाइट्रोजन की 1 मोल पर हाइड्रोजन की 3 मोल होंगे, तो हाइड्रोजन में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये भी गलत है। हाइड्रोजन इज लेस देन, तो इसने तो उल्टा बोला, हाइड्रोजन ज्यादा है, सीधी बात। सर तो भाई ए ही ऑप्शन है जो राइट है कि सिग्निफिकेंटली क्या वो चेंज ही नहीं होता, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है।
ठीक है, यही ऑप्शन होना चाहिए, नोट चेंज, सिग्निफिकेंटली वर्ड को खत्म भी कर दे तब ये सही हो जाता है। क्लियर है? यस सर। आंसर देखो, Kp फॉर द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बात ही खत्म। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, द रिएक्शन H2 और I2 जो है वो 2HI बना रहे हैं, H2 प्लस I2 2HI बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ, बहुत बढ़िया बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp चेंजेस विद, Kp किसके साथ चेंज होने टेम्परेचर। वाला है? टेम्परेचर ओनली यार, ये तो अब आपको समझ में आना Yes, चाहिए, sir. प्रेशर के साथ Kp नहीं, कैटलिस्ट के साथ नहीं, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और इनके साथ नहीं, सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, है ना? यस सर। सही है क्या? Yes. ठीक है, अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेते तो समझ लेना आप आईआईटी के अंदर जेई मेंस में बैठने के लायक हो और जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ली जाए तो, जितने मैं करवा रहा हूँ उसका 30 क्वेश्चन और कर लो। हर रोज मैं 10 क्वेश्चन आपको यहाँ कम से कम करवाता हूँ, 10 से ज्यादा हो जाते हैं कई बार, तो आप अगर 10 क्वेश्चन और घर में बैठ के कर लें सिर्फ, और ये वाले क्वेश्चन भी अपने नोटबुक और पेन से सॉल्व करके देखना दोबारा से घर बैठ के, ऐसा नहीं कि मैंने करवा दिया तो आपके हो गए, है ना? यकीन मानिएगा, अगर इतना कर लिया आपने, डेफिनेटली मेंस आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर अब अच्छा बेस बन गया तो। देखो भाई ये क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्विलिब्रियम 2 कॉपर 1, 2 कॉपर 1, ये 1 है, ऑक्सीजन स्टेट है क्या? फिर कॉपर 0 और कॉपर 2 पॉजिटिव इन एन एक्वस मीडियम 25 डिग्री सेल्सियस, शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, ये लेफ्ट में चला जाएगी, ये रिएक्शन लेफ्ट में जाएगी। लेफ्ट में जाने का मतलब क्या भाई? बैकवर्ड, है ना? Yes. तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, कब जाएगी? 25 डिग्री पर नाइट्रो NO3 ग्रुप हो, क्लोराइड हो, SCN हो या साइनाइड हो, बताओ भाई कब जाएगी? अब ये अजीब सा क्वेश्चन है, देखो, है ना कि यार ये तो इक्विलिब्रियम से लिंक ही नहीं रखता, इसका क्या करें? सोचो जरा, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आपको इनऑर्गेनिक का कुछ डाटा पता होना चाहिए। किसी के दिमाग में आ रहा है? तुक्का लगा दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 1 2 3 4। सर ए। सर इसका डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, साइनाइड। रीजन? सर क्योंकि अगर वो लेफ्ट की तरफ जाएगी तो एक ऐसा रिएजेंट होना चाहिए जो ऑक्सीडेशन भी करा दे और रिडक्शन भी करा दे। तो लेफ्ट की तरफ जा रही है हाँ तो सर। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करवा दे, ऑब्वियस है। देखो राइट अंदाजा, बहुत बढ़िया अंदाजा लगाया भाई। देखिए जरा, कॉपर 0 है, 0 से हमें 1 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में लेके आना है। कॉपर 2 है, 2 से मुझे 1 पॉजिटिव में लेके जाना, तो भाई 2 से 1 में लेके जाऊंगा तो रिडक्शन करवानी पड़ेगी, 0 से 1 में लेके जाऊंगा ऑक्सीडेशन, तो मुझे ऐसा एक रिएजेंट चाहिए जो इसकी तो करवा सके ऑक्सीडेशन, इसकी करवा सके रिडक्शन। ऐसा रिएजेंट हो जो एक की ऑक्सीडेशन और एक की रिडक्शन करवा सके, तभी कॉपर 1 पॉजिटिव में आएगा। यस, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। NO3 ऐसा है क्या? क्लोरीन ऐसा है क्या? सर ये SCN फ्लू की तीन नहीं है सर। साइनाइड ऐसा है क्या? साइनाइड। साइनाइड है सर। साइनाइड है, सर ऐसा क्यों क्यों कह रहे हो, भी बताओ जरा। क्या सर क्लोरीन। क्लोरीन क्यों कह रहे हो? मुझे रीजन दो यार। ठीक है, ABCD सारे बता देना आप लोग, सर लेकिन आई वांट, क्लोरीन तो नहीं होगा क्योंकि वो -1 पर है, तो और कम नहीं हो सकता, ज्यादा ही हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन -1 से -3 नहीं हो सकता, -2 -3, यानी कि एक तो देखो, एक ऐसा हो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दे और इससे इलेक्ट्रॉन ले भी ले, ऐसा कोई रिएजेंट अपने को चाहिए। तो देखो NO3 नेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल। कॉपर 0 को +5 इलेक्ट्रॉन पर है सर पहले से ही। हाँ, वो तो सर पहले से ही +5 पे, वो भी नहीं कौन कौन कौन? सर, नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन, कोई बात नहीं, O3 नेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही सकता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। NO3 नेगेटिव है, एक Yes, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा देखो, क्लोरीन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्या एक्सेप्ट वापस कर सकता है? नहीं। एक्सेप्ट भी नहीं नो करता। सर। SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव में सल्फर लगा हुआ है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, सल्फर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डी ब्लॉक होता है, डोनेट कर सकता है, वैसे दोनों तरफ से डोनर होता है, एम्बिडेंट वो है ना ये न्यूक्लियोफाइल, दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है। लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड,
नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकते हैं, साइनाइड और कार्बन की तरफ, सॉरी सल्फर की तरफ से भी। साइनाइड में ये भी एम्बिडेंट है, लेकिन तो सर भी इसकी करेंगे क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट बीच की हो गई ना सर, इसकी 2 हो गई कार्बन की इसमें, तो कार्बन आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। यस, दैट इज द रीजन बिहाइंड द सीन। तो यहाँ देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एम है क्या, यस सर। और अमोनिया के साथ में यहाँ नेगेटिव होता है कार्बन पे, सीएन में नाइट्रोजन पर नेगेटिव नहीं, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव होता है। तो कार्बन पर नेगेटिव है, कितनी है कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट भाई यहाँ पे? सर 2 है। 2। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके, तो 3 कम और 1 उसके पास है, तो 2 है। चलो जैसा भी है, तो यहाँ माइनस देखिए ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, कार्बन की तरफ से भी जुड़ेगा। तो एक तरफ से जिससे भी जुड़ेगा ये ऑक्सीडेशन, एक साइड से ऑक्सीडेशन दूसरी साइड से रिडक्शन करवाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्लोरीन साइनाइड एससीएन नेगेटिव प्रेसिपिटेट विद कॉपर 1, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं भाई कॉपर 1 के साथ। रिमूव कॉपर 1 फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से कॉपर को ही निकाल देते हैं। देखो रीजन ही अलग है। एंड रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाती है, ली चैटल प्रिंसिपल है, बात ही खत्म। सर फिर तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाए, है ना। हमारी अप्रोच ये कहती है कि यार एक ऑक्सीडेशन करवा दे, एक रिडक्शन करवा दे, जो कि करवा सकता था, लेकिन वो अप्रोच है ही नहीं इसमें। समझ में आया अब आप लोगों को? मल्टी करेक्ट है सर ये। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, लेकिन हम अपनी तिकड़मबाजी इसलिए लगा रहे हैं, मैं आपको साफ बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का दिमाग चले। समझ गए ना? मुझे पता है आंसर क्या है, सीधी बात है, लेकिन मैं आप आंसर लोगों क्या है इसका? आप लोगों का दिमाग चले, दैट इज द थिंग, कि आप लोग कुछ अलग सोचें, बढ़िया है, सोचिए। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसानी से बात है। लेकिन हम अगर वो देखते हैं तो देखो साइनाइड या एससीएन भी ऐसा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ जोड़ तोड़ हो सकता है। और वहां पर देखा जा सकता है कि एससीएन और साइनाइड में से कोई ना कोई ऐसा करने में सक्षम है। क्लोरीन NO3 नहीं करेगा, बट यहाँ क्वेश्चन का अप्रोच ही कुछ हो रहा है। NO3Cl नेगेटिव और एससीएन तीनों के तीनों कॉपर 1 को क्या करते हैं, नीचे बिठा लेते हैं, है ना, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो कॉपर 1 बाई इक्विलिब्रियम को रिएक्शन में कॉपर 1 अगर ये हो गया प्रेसिपिटेट, इसके प्रेसिपिटेट बन गए, तो फिर क्या होगा, ये दोनों फिर से कॉपर 1 बनाने लग जाएंगे ना, ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यस, क्लियर है बेटा? तो तीनों मल्टीपल चॉइस आंसर है 1 2 3। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो भाई यही है आज के, हम उसमें इतना ही करेंगे, समराइज व्हाट वी हैव लर्न। तो देखो कंप्लीट काफी साइड की अपनी थ्योरी सीखी, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू इन द लास्ट, एट द लास्ट में हमने क्या किया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसके ऊपर मत्था मारा, है ना, काफी कुछ समझने की कोशिश की। तो उसमें देखो, जब आप कोई एक ऐसा क्वेश्चन उसे आप गलत करते हो, लेकिन हम उसको बार बार अप्रोच करते हैं, बार बार सोचते हैं यार क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद उसका आंसर देखते हैं, वो आंसर अच्छे तरीके से, गहरे तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। समझ गए? एक सदमे की तरह, इसको एक सदमे की तरह लो। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान देना। हमें कौन सी चीजें ज्यादा लंबी याद रहती हैं? क्या याद रहता है पता है? किसी को गम हो जाए, सदमा लग जाए, वो जो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, भूलता नहीं हो उसे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मेरा इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ मैंने एक चीज देखी थी, मेरी आंखें बंद हो गई थी उसे देख के। एक बाइक वाला था, ठीक है, वो स्कूटर पे जा रहा था एक लड़का, और दूसरी तरफ से रोड के क्रॉस में, देखना जरा एक्सीडेंट का सीन देखना, ये एक नॉर्मल रोड है, ठीक है, इसके बीच में ये फुटपाथ बना हुआ है, इसको आप फुटपाथ समझिए, ये दूसरा रोड है इस तरफ, ठीक है, और ये वाला पार्ट आप फुटपाथ समझ लीजिए। इस फुटपाथ के बीच में यहाँ पर एक जगह पर, यहाँ से क्रॉसिंग थी रोड की, एक दूसरे के रोड में क्रॉस हो सकता है। तो इधर से स्कूटर वाला जा रहा था, लेफ्ट साइड में जा रहा था, बिल्कुल सही जा रहा था। इस तरफ से एक साइकिल वाला आता है और सीधा इसके बीचों बीच में मारता है। समझ गए बेटा? इसके बीचों बीच में सीधा टक्कर लगाता है। अब बीचों बीच में सीधा टक्कर लगाने के बाद स्कूटर वाले का देखो, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ से एक ट्रक आ रहा था, स्कूटर वाले का बैलेंस घूम जाता है, और शायद उसके बैक साइड में साइकिल लगी थी और वो इधर आ जाता है, यानी वो स्कूटर घूम के इधर आ जाता है। फुटपाथ इतना चौड़ा नहीं है, आपको ये चौड़ा नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये 1 1.5 फुट का ही है, छोटा सा ही होता है फुटपाथ, ठीक है। तो शहर की बात है,
वो इधर आ रहा था, अचानक से उसका टायर घूम गया और नीचे ट्रक के नीचे स्कूटर चला गया, गिर गया, सीधा नहीं गया, गिर गया और घूम गया। फिल्मी स्टाइल में ट्रक के नीचे चला गया स्कूटर, और वो लड़का भी चला गया नीचे, और वो भी घूमता रहा, और घूमते घूमते स्कूटर और दूर चला गया, लेकिन लड़का बीच में रह गया, और बिल्कुल बीच में नहीं रहा, वो भी घूमता रहा, और घूमते घूमते उसका ये वाला हाथ ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया। और मुझे लगा, मैं देख रहा बिल्कुल लाइव, मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई, और मुझे लगा लड़का तो गया। मैं कहा ये तो गया यार, और मैं कहा गलती सारी साइकिल वाले की, ये हमें समझ में आ रहा। लेकिन उसका ये वाला हाथ आया था, और शायद ये उंगलियां ही आई थी, आगे वाली शायद 1-2 उंगलियां ही आई थी ट्रक के टायर के नीचे, और ट्रक का टायर एकदम से नीचे ऊपर से चला गया। ट्रक वाले की बेचारी क्या गलती, उसको सपने आ रहे हैं स्कूटर वाला तेरे बीच में घुसेगा, वो तो आगे जा चुका है, उसके बीच में घुस गया वो, है ना। और फिर अचानक से जब ट्रक वाले को स्कूटर निकलता हुआ नजर आया साइड शीशे में, उसने एकदम से ब्रेक लगाई, थोड़ा सा आगे निकल गया, और फिर वो लड़का इतना डरा, वो लड़का बच गया, पूरी बॉडी ऐसे ऐसे कर रखा उसने, और ये हाथ लगा था बस उसका, और फिर वो यूं हाथ पकड़ के, और सारे बोल रहे भाई क्या हुआ, तू ठीक है, बाकी तेरे चोट तो नहीं लगी। वो उठा नहीं, उसको लोगों ने उठाया, रिक्शा में बिठाया, सामने हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में ले गए, है ना। उसको सदमा लग गया था लड़के को, हुआ कुछ नहीं था, हमें समझ में आया। मुझे आज वो सीन ऐसे लगता है, और ये इट्स अबाउट 20-22 ईयर, लगभग 20 से 22 साल पुरानी बात है ये, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही हुई है, इतना गौर से याद है ये घटना। क्यों? क्योंकि मुझे वो सदमा लगा था, दिल पे ऐसा लगा यार ये क्या हो गया, एकदम से गया सदमे की तरह। एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ। सुबह सुबह मैं रनिंग के लिए अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, और वहां पर क्या हुआ पता है, एक कुत्ता बस के नीचे आ गया, बस आई बहुत स्पीड से, कुत्ता आया एकदम से, कुत्ते के मुंह से आवाज निकली, डॉग के मुंह से आओ, बस इतना खत्म। और हमने देखा कि बस के टायर आवाज कर रहे हैं, भड़ भड़, बस। वो भी मुझे सीन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, और डॉग वहीं पर मर गया, भारी थी भाई, बस ऑब्वियस सी बात है। और ये इंसान वाला सीन भी, ये दोनों सीन आज भी मेरी जिंदगी में ऐसे लगता है जैसे कल ही हुए थे, सदमे की तरह। अगर याद करते हो किसी चीज को, बहुत अच्छे से याद होती है, ये याद रख लेना। अब इसका मतलब, हम किसी क्वेश्चन पर मत्था मारते हैं, बार बार सोचते हैं, और कहते हैं यार ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो लीग से हटकर क्वेश्चन है, बाद में वो सदमे की तरह हमारे याद रहता है, यार हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, तो कुछ और ही निकला। ऐसे करके इसको कहते हैं रिपीटेशन, ज्यादा टाइम लगाएंगे, रिपीट ज्यादा करेंगे, फोकस ज्यादा करेंगे, ध्यान ज्यादा लगाएंगे। सदमा जब लगता है इंसान को, तो हमारे दिमाग के अंदर परमानेंट प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। समझ गए बेटा? यस That's सर। all for the class guys। आज की क्लास में इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सदमे की तरह चीजों को याद कीजिए, ये एक साइकोलॉजी का फैक्ट बताया मैंने आपको।